चलिए, समझने के लिए तैयार है आप लोग? तो क्या अभी बताए हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या बताए हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यही ना। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको धातु की क्रियाशीलता के बारे में पढ़ना पड़ेगा। पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि मतलब कौन सा धातु अधिक क्रियाशील है, कौन सा धातु कम क्रियाशील है। क्योंकि इसमें आप जानते हैं कि ये जो विस्थापित करता है, विस्थापन जो अभिक्रिया है, ये अधिक क्रियाशील वाला धातु क्या करता है? कम क्रियाशील वाला धातु को विस्थापित करता है कि नहीं करता है? तो पहले हम देख लेते हैं क्रियाशीलता श्रेणी, धातु के क्रियाशीलता श्रेणी पर हम नजर देते हैं एक बार। तो पहले समझ लीजिए धातु की क्रियाशीलता श्रेणी। क्रियाशीलता श्रेणी, धातु की क्रियाशीलता श्रेणी पहले देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अधिक क्रियाशील धातु को देखते हैं। क्या देखेंगे? अधिक क्रियाशील धातु को। अधिक क्रियाशील धातु, अधिक क्रियाशील धातु। तो देखिए, सबसे पहले जो होता है ये पोटेशियम। पोटेशियम होता है अधिक क्रियाशील धातु। क्या होता है? पोटेशियम। इससे कम होता है, पोटेशियम से कम होता है सोडियम। पोटेशियम से कम क्या होता है? सोडियम। सोडियम से कम क्रियाशील धातु बताओ? तो ये पोटेशियम, सोडियम, उसके बाद हो जाएगा लिथियम। उसके बाद क्या हो जाएगा? पोटेशियम, सोडियम, लिथियम। ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम। उसके बाद क्या हो जाएगा? बेरियम। उसके बाद क्या हो जाएगा? बेरियम। पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, बेरियम। पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, बेरियम। उसके बाद क्या हो जाएगा? पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, बेरियम। उसके बाद हो जाएगा सीजियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीजियम हो जाएगा। सीजियम होगा कि फ्रांसियम होना चाहिए। पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, बेरियम। उसके बाद क्या होगा? फ्रांसियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रांसियम। उसके बाद क्या हो जाएगा? कैल्शियम, मैग्नीशियम। उसके बाद क्या हो जाएगा? कैल्शियम, मैग्नीशियम। यानी सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, बेरियम, फ्रांसियम, सीजियम, मैग्नीशियम। ये क्या है? अधिक क्रियाशील धातु है। इसको एक बार, दो तीन बार आप लोग बोलिए इसको, बोलिए इसको। इसको याद करना पड़ेगा। जब ये याद नहीं रहेगा तो नहीं समझ में आएगा। बोलिए, दो चार बार और बोलिए फास्ट से। क्या हो जाएगा? पोटेशियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, बेरियम, फ्रांसियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। फिर से बोलिए, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, बेरियम, फ्रांसियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा? कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, बेरियम, फ्रांसियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये अधिक क्रियाशील धातु के श्रेणी में आता है। देखिए, ये जो तीर का निशान इधर लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये सबसे अधिक है। ठीक है, बताइए इस दोनों में से कौन, किसकी क्रियाशीलता ज्यादा है? बेरियम और फ्रांसियम में से बेरियम का ज्यादा है। ठीक है, तो इसको याद करना पड़ेगा। घर पे जा करके इसको याद जब तक नहीं कीजिएगा तब तक ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं आएगा समझ में। ठीक है, उसके बाद देखिए मध्यम क्रियाशील धातु को देख लेते हैं। मध्यम क्रियाशील धातु, मध्यम क्रियाशील धातु को देख लेते हैं। तो उसके बाद क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा। एल्युमिनियम के बाद क्या हो जाएगा? जिंक हो जाएगा। जिंक के बाद लोहा हो जाएगा। लोहा के बाद निकेल हो जाएगा। और निकेल के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? टीन हो जाएगा, एसएन। उसके बाद लेड हो जाएगा, पीबी। ठीक है, तो इसको पढ़िए। ये मध्यम क्रियाशील वाला धातु बोल रहे हैं। पढ़िए, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, निकेल, टीन, लेड। लेड मत शीशा हो गया, एसएन टीन का होता है। ठीक है, ये क्या होता है? लेड। लेड मतलब होता है शीशा। फिर बोलिए, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, निकेल, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, निकेल, उसके बाद टीन, लेड। एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, निकेल, टीन, लेड। बोलिए तो एक बार, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, निकेल, टीन, लेड। एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, निकेल, टीन, लेड। बताइए तो यहाँ पर लोहा
एल्युमिनियम और लोहा में अधिक क्रियाशील कौन है? जल्दी बोलिए यहाँ पर, एल्युमिनियम और लोहा में अधिक क्रियाशील कौन है? एल्युमिनियम। देखिए एल्युमिनियम, लोहा यहाँ है ना, एल्युमिनियम यहाँ पर है, तो एल्युमिनियम और लोहा में कौन है अधिक क्रियाशील? एल्युमिनियम है। लोहा क्या है? कम है। बताइए तो बेरियम और लिथियम में कौन अधिक क्रियाशील है? बेरियम और लिथियम में क्या हो जाएगा? यही न हो जाएगा। तो ये अब समझ में आ गया कि कौन अधिक क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है। अधिक क्रियाशील वाला धातु क्या करेगा? सिंगल मतलब एकल विस्थापन अभिक्रिया में कम क्रियाशील वाला धातु को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा, ना विस्थापित करेगा। अब होता है अक्रियाशील धातु। अक्रियाशील धातु, अक्रियाशील धातु को देख लेते हैं। अक्रियाशील धातु, ठीक है। अक्रियाशील धातु में क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा, कॉपर Hg, कॉपर HgAg, कॉपर HgAgAuPt, ठीक है। कॉपर HgAe, क्या पढ़ेंगे इसको? कॉपर HgAgAuPt। अब देखिए इसका क्या होता है? कॉपर हो गया, Hg मतलब पारा हो जाएगा, उसके बाद Ag मतलब सिल्वर जिसको चांदी कहते हैं, Au मतलब गोल्ड हो जाएगा जिसको सोना कहते हैं, Pt मतलब क्या हो जाएगा? प्लेटिनम। इसको पूरा से कल हम सुनेंगे, ठीक है। बढ़िया से याद करके आइएगा, एक एक करके कल हम सुनेंगे। बोलिए कॉपर Hg, ये तो आसान है। कॉपर HgAg, कॉपर HgAg AuPt, ठीक है। बताइए कॉपर में एल्युमिनियम में कौन, कॉपर और एल्युमिनियम में कौन किसकी अभिक्रिया मतलब क्रियाशीलता ज्यादा है? कॉपर और एल्युमिनियम में। ये तो अक्रियाशील है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा। बताइए एल्युमिनियम और लिथियम में कौन क्रियाशील है ज्यादा? लिथियम हो जाएगा। होगा कि नहीं? एक बार फिर से देख लीजिए तो बोलिए। पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, बेरियम। पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, बेरियम, फ्रांसियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। फिर बोलिए पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, बेरियम, फ्रांसियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। उसके बाद लिखिए एल्युमिनियम, जिंक, लोहा। एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, निकेल, टीन, लेड। निकेल, टीन, लेड, ठीक है। उसके बाद कॉपर HgAg, कॉपर HgAg AuPt। इसके बारे में तो बताइए, देखो कॉपर है, ठीक है। ये उसके बाद ये क्या है? Hg मतलब क्या हो गया? पारा हो गया, ठीक है। Ag मतलब क्या हो जाएगा? सिल्वर हो जाएगा, चांदी जिसको बोलते हैं। Au मतलब गोल्ड यानी लोहा मतलब सोना बोलते हैं, और Pt मतलब प्लेटिनम हो जाएगा। बताइए प्लेटिनम और सोना में कौन अधिक क्रियाशील है? वो वैसे क्रियाशीलता है ही नहीं, लेकिन थोड़ा सा कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा। मुक्त अवस्था इसका होता है, ठीक है। उसके बाद समझ में आ गया। एक होता है कि मतलब हेलोजन तत्व होता है। हेलोजन तत्व में कहेगा, हेलोजन तत्व में कहेगा कि मतलब अभिक्रियाशीलता में कौन ज्यादा है, तो उसके बाद इसमें हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कहेगा कि क्लोरीन और फ्लोरीन में कौन किसकी क्रियाशीलता ज्यादा है? क्या कहिएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो सबसे मतलब क्लोरीन और ब्रोमीन में किसकी क्रियाशीलता ज्यादा है? क्लोरीन का ज्यादा है, ठीक है। इसको लिख लीजिए। तो इसी पर मतलब अभी देखिएगा सिंगल विस्थापन अभिक्रिया जो है इसी के ऊपर डिपेंड है। जल्दी से लिखिए एक बार, वहीं पर लिख रहे हैं, लिख दीजिए। उसको बॉक्स बना करके इस सब को डाल दीजिएगा, क्योंकि समझना पड़ता है कि मतलब एकल विस्थापन अभिक्रिया में ये पूरा लिख करके इसको एक बॉक्स में डाल दीजिएगा। जल्दी से लिखिए। अभी भी याद रहता है, हमको याद नहीं रहता है। वे सभी क्या है? वे सभी प्राकृतिक संख्या है। वे सभी प्राकृतिक। कल इसको बढ़िया से देख करके आइएगा, इससे हम क्वेश्चन पूछ देंगे।
वे सभी प्राकृतिक जो मिटाए। वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो एक को छोड़कर जल्दी से लिखो ना। स्वयं से विभाज्य होता है, एक को छोड़कर स्वयं से विभाज्य होते हैं। अभाज्य संख्या हो गया। अब क्रियाशीलता श्रेणी के बारे में समझ गए, कौन ज्यादा क्रियाशील है कौन कम क्रियाशील है, आपको पता चल गया। अब देखिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की परिभाषा आप बता सकते हैं, वो अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणु के समूह को किसी दूसरे परमाणु के द्वारा क्या किया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या क्या बोलिएगा इसका परिभाषा, वो अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणु के समूह को किसी दूसरे परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसका उदाहरण बताइए तो क्या लेंगे। लोहा को क्या किए, लोहा को कॉपर सल्फेट के विलयन में मिला दिए, यही ना, लोहा को CuSO4 से क्या किए, अभिक्रिया करा दिए। ठीक है, अब बताइए आप लोग, लोहा और कॉपर में किसकी क्रियाशीलता ज्यादा है, बोलिए जल्दी से। अभी तो बताए किए हैं, बताए हैं कि नहीं बताए हैं, कॉपर तो नीचे में दिए थे ना, लोहा की क्रियाशीलता ज्यादा है कि नहीं है। इसका मतलब इसके स्थान पर एक तरीका से इसको समझ लीजिए, SO4 क्या है, SO4 कुर्सी है। ठीक है, SO4 क्या है, कुर्सी है, और Cu क्या है, उस पर बैठा हुआ है, Cu क्या है, उस पर बैठा हुआ है। SO4 क्या है, कुर्सी के तरह काम कर रहा है, और Cu क्या है, कॉपर उस पर बैठा हुआ है। ठीक है, ये समझ लीजिए आप है, ये समझ लीजिए आपके दादाजी है, यही ना। क्रियाशीलता में क्या समझिएगा, क्रियाशीलता मतलब इसकी क्रियाशीलता अधिक है और इसकी क्रियाशीलता कम है, तो समझ लीजिए ये कॉपर है आप लोग, और ये क्या है, लोहा क्या है, आपके दादाजी है। ठीक है, जब आपके दादाजी है, आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कुर्सी का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, SO4। ठीक है, तो यहाँ पर आप न बैठे हुए हैं कुर्सी पर, जब आपके दादाजी आएंगे तो आप क्या कर दीजिएगा, कुर्सी को, हाँ उठ जाइएगा ना, नहीं उठिएगा तो क्या होगा, हाँ कान में एक झापट भी लग जाएगा ना। इसीलिए ये क्या है, ये आप है, ये आपके दादाजी है ना। यहाँ पर ये कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं, जैसे ही आप अपने दादाजी को क्या देखे तो आप क्या किए, आप खड़ा हो गए कुर्सी पर से ना, तो कुर्सी पर अब कौन बैठ जाएगा, आपके दादाजी बैठ जाएंगे कि नहीं बैठ जाएंगे। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, यहाँ पर FeSO4 हो जाएगा, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, कॉपर। ठीक है, मुंह घुमा करके किधर चले जाएगा, वो अपना चले जाएगा वहां से, नहीं ना। यही क्या कर दिया, ये लोहा क्या कर दिया, कॉपर को हटा दिया, हटाया कि नहीं हटाया। इस तरीका से क्या देखे आप, कॉपर सल्फेट से कॉपर जो था, कॉपर सल्फेट में कॉपर था ना, ये क्या किया, लोहा उसको विस्थापित कर दिया, तो विस्थापित कर दिया, विस्थापित मतलब अलग कर दिया ना। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। एक गो तत्व को यहाँ पर अलग किया नहीं किया, कॉपर को अलग किया, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे। तो यहाँ इस अभिक्रिया से क्या पता चला कि कॉपर से अधिक क्रियाशील है लोहा, इसीलिए न विस्थापित किया। दूसरा अभिक्रिया बताइए तो आप लोग बोलिए जल्दी से। कॉपर के टुकड़ा को किस में डालेंगे, सिल्वर नाइट्रेट में ना। कॉपर की अभिक्रिया क्या करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन से, यही ना, AgNO3, इससे अभिक्रिया करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दो दीजिए, संतुलित करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, CuNO3 के होल 2, यही ना, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2Ag हो जाएगा ना, क्योंकि Ag यहाँ पर 2 है ना, यहाँ पर देखिए नाइट्रेट NO3 3 दूना 6 है, यहाँ पर हो गया, इसका भी संतुलित भी हो गया। तो यहाँ पर भी वही बात है, यहाँ पर ये जो नाइट्रेट जो है, नाइट्रेट ये कुर्सी के तरह काम करेगा, ये क्या हो गए आप लोग, Ag हो गए, ये क्या है, कॉपर आपके दादाजी हो गए, यही ना। तो जैसे ही क्या किया, आपके दादाजी के आपके पास आया तो आप क्या कर दिए,
कुर्सी को खाली कर दिए किसके लिए? दादाजी को बैठने के लिए, यही ना? क्यों खाली कर दिया? आप तो जानबे करते हैं दादाजी आपसे कम क्रियाशील होगा कि ज्यादा, मतलब ज्यादा होगा? आपसे तो ज्यादा ही होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर एजी आप लोग है, ये कॉपर क्या हो गया? आपके दादाजी है, अधिक क्रियाशील है दादाजी, है ना? इसीलिए आप जैसे ही मतलब दादाजी आपके संपर्क में आया तो आप क्या कर दिए? कुर्सी को खाली कर दिए किसके लिए? दादाजी के लिए। तो यहाँ पर दादाजी को क्या किए? कुर्सी पर बैठा दिए, अपना क्या हो गए? मुंह घुमा करके बगल में भाग गए, यही ना किए? है भागना जरूरी है, नहीं भागिएगा तो क्या कीजिएगा? है बताइए। उसके बाद अगला बोलिए। तो यहाँ पर क्या पता चला कि कॉपर जो है ना, ये सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। कॉपर क्या है? सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। क्वेश्चन आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाएगा कि कॉपर क्या है? जैसे सिल्वर से अधिक क्रियाशील है या नहीं? यहाँ पर है तो क्रियाशीलता श्रेणी जो लिखा है उसको ध्यान से कल याद करके आइएगा, कल पूछेंगे। अगला बोलिए तो क्या हो जाएगा? जिंक के टुकड़े को अब की बार कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डालते हैं, ठीक है? क्या बताइए यहाँ पर जिंक और कॉपर में कौन क्रियाशील है अधिक? जिंक और कॉपर में जिंक अधिक क्रियाशील है कॉपर से। तो वहीं पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जिंक और सल्फेट के साथ मिल जाएगा ZnSO4 और उसके बाद कौन अलग हो जाएगा? कॉपर अलग हो जाएगा, यही ना हो जाएगा अलग। अच्छा ये जिंक है, इसको ये जानते हैं ना Zn किसका संकेत होता है? ये कॉपर सल्फेट हो गया। CuSO4 का मतलब क्या हुआ? कॉपर सल्फेट। यहाँ पर ZnSO4 का मतलब बता दीजिए तो जिंक सल्फेट हो जाएगा, होगा कि नहीं? क्या हो जाएगा? इसी प्रकार यहाँ पर क्या, ये कॉपर हो गया, ये क्या हो गया? सिल्वर नाइट्रेट। ये क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ पर कॉपर नाइट्रेट का निर्माण हुआ, ये क्या हो गया? सिल्वर अलग हो गया। सबका रासायनिक सूत्र भी पता रहना चाहिए ना। अब बताइए, इसके बारे में आप जानबे नहीं करते हैं। CuSO4 ये है कॉपर सल्फेट। CuSO4 क्या है? कॉपर, ये है सल्फेट। यहाँ पर ये FeSO4 क्या हो गया? लोहा सल्फेट, या लोहा को फेरस भी कहा जाता है, तो फेरस सल्फेट बोल सकते हैं। ये पता नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पर जिंक क्या है? कॉपर से अधिक क्रियाशील है। तो बताइए यहाँ पर कुर्सी का काम कौन किया? SO4। ये कौन? कॉपर। यहाँ पर क्या हो गए? कॉपर आप लोग हो गए, ये क्या हो गए? आपके अब की बार फूफा जी को ले लेते हैं, ये आपके फूफा जी हो गए, ठीक है? कॉपर क्या हुए? कॉपर आप लोग हो गए। यहाँ पर जिंक क्या हुआ? आप लोगों के फूफा जी हो गए। जैसे ही क्या हुआ? जैसे ही आप क्या कीजिएगा? फूफा जी को देखिएगा, क्या कर दीजिएगा? कुर्सी को बढ़ा दीजिएगा, किसके लिए? फूफा जी के लिए, यही ना? तो यहाँ पर देखिए कुर्सी ये है ना SO4, उस पर कौन बैठ गए? आपके फूफा जी बैठ गए। और उसके बाद आप उधर क्या हो गए? विस्थापित हो गए। आप उधर क्या हो गए? विस्थापित हो गए, ठीक है? इस प्रकार क्या इस अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है? बताइए, इस अभिक्रिया से क्या पता चलता है? क्या सिद्ध होता है? एक के बाद सिद्ध होता है, कॉपर से अधिक क्रियाशील है जिंक, कॉपर से अधिक क्रियाशील। वैसे आप लोग जानबे करते हैं, आप लोग से अधिक क्रियाशील आपके फूफा जी होते हैं कि नहीं? कुर्सी अगर खाली नहीं कीजिएगा तो फूफा जी क्या हो जाएगा? एकाएक पूरा से गर्म हो जाएगा, क्या करने लगेगा कि संस्कार नहीं है, ये है वो है, पूरा से आपको सुनाने लगेगा, ठीक है? इसी प्रकार ऐसे ही होता है। अधिक क्रियाशील वाला धातु क्या कर देता है? कम क्रियाशील वाला धातु को विस्थापित कर देता है। यहाँ पर एक धातु को विस्थापित किया है ना, कर रहा है, एक को कौन विस्थापित? देखिए यहाँ पर क्या कॉपर विस्थापित हो रहा है, यहाँ पर सिल्वर, यहाँ पर भी कॉपर विस्थापित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसीलिए जब एक धातु विस्थापित होगा तो उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? एकल विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ तक तो हमको नहीं लगता है कि किसी को समझ में नहीं आया होगा, सबको आ गया होगा। अब क्या करें बताइए? सुन लेना है, पहले समझना है, पहले अपना लोग सब चीज समझेंगे। वो प्राइम के मतलब हो गया, स्वाभाविक मतलब दो को संख्या रहेगा, तो दोनों संख्या का मौसम निकालेंगे। मौसम का एक हो जाएगा ना, तो संख्या को को प्राइम नंबर बोलेंगे। दो को कोनो संख्या चाहे कायम रहे, मौसम कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। चलिए रहने दीजिए। देखिए अब वो जो क्रियाशीलता श्रेणी लिखाए हैं उसको याद करके आइएगा, क्योंकि कल आपको और अच्छा लगेगा पढ़ने में, क्योंकि कल चलेगा द्विक विस्थापन अभिक्रिया।
मतलब क्या चलेगा कल उभय मतलब विस्थापन अभिक्रिया मतलब दो को पढ़ेंगे, ठीक है। उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्विक विस्थापन अभिक्रिया, उसमें देखिएगा कैसे मतलब विस्थापित होता है, इससे भी अच्छा लगेगा कल आपको पढ़ने में, ठीक है। लेकिन क्रियाशीलता श्रेणी याद रहना चाहिए कि कौन किससे अधिक क्रियाशील है। अगर ये याद नहीं रहेगा तब आपको अच्छा नहीं लगेगा पढ़ने में, समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। अभी बताइए, ये आप जानबे नहीं करते हैं जिंक और कॉपर में कौन क्रियाशील है, तो कैसे समझ में आएगा। इसके इसी के लिए तो हम बता चुके हैं, पहले हम क्रियाशीलता श्रेणी बताए हैं कि नहीं बताए। तीर का, जैसे तीर का इस तरीके से है ना, ये तीर जिधर लगेगा वो छोटा हो जाएगा, उसके बाद इधर जो आएगा वो बड़ा हो जाएगा। इसको ध्यान से याद करके आइएगा, तब हम क्या बताएंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में कल बताएंगे कि जैसे दो गो को कल विस्थापित करेंगे, ठीक है। रहने दीजिए यहीं तक, ठीक है। आप लोग याद करके आइएगा।